Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Praveena from Atmiya Green School and I'm going to teach you SST. Okay, so in our last video class, we learned up to here conservation of forests and wildlife. So we are going to start this one as a revision. So tomorrow your exam. So already we completed this chapter and as well as revision also. So and you know that this PT3 exams also same like as a PT1 and the PT2. I mean the same Google form that you are going to give that exam. Okay, so here what should we have all to do was जो लेसन है उसमें से भी बिट्स आ सकते हैं जो आपका एक्सरसाइजेस है वो उसके साथ साथ आपके जो एक्सरसाइजेस के साथ जो टेक्स्ट बुक में लेसन के बीच में से भी आपको बिट्स आ सकते हैं। सो इसके लिए आप ध्यान से उसको बिट को 1 से 2 बार पढ़कर आप आंसर करना होगा। ओके, यू हैव सीन दैट डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल एरोशन, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स आर कॉमन इन डिफॉरेस्टेड एरियाज. So deforestation also leads to reduction in the animal population. So deforestation is the mainly cause. मतलब आपको बिट्स इस तरीके से भी आ सकते हैं लाइक डैश ऑल्सो लीड्स टू रिडक्शन इन द एनिमल पॉपुलेशन. डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, आप कैसे ऐसे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, तो इसके लिए तब आपको आंसर रखना होगा एज अ डिफॉरेस्टेशन. ओके, सो डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू रिडक्शन इन द एनिमल पॉपुलेशन. इट इज important for us to save our forest by preventing trees from being cut and planting more trees. Okay, so here in 1974 villagers in the hills of Uttarakhand started a novel method of preventing deforestation. So यहाँ पे आपको ऐसे आ सकते हैं in dash year villagers in the hills of Uttarakhand started a novel method of preventing deforestation. तब आपको year mention करेंगे तो आपको year रखना होगा, चूज करना है. सो अदरवाइज अगर आपको मतलब कि अगर विच मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन द उत्तराखंड विलेजर्स दे अप्लाइड, तो तब आपको नोवेल मेथड को बोलकर आपको बिट्स में आंसर में चूज करना होगा. ओके, तो इसको मतलब कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको मतलब कि सुंदरलाल बाहुगुना मूवमेंट was led by the Sundarlal Bahuguna and it was known as a Chipko movement. Okay, okay, so here it was known as a Chipko movement. तो इसको हम बोलते हैं Chipko movement and it was led by the Sundarlal बाहुगुना. तो जो भी आपको वर्ड्स ऐसे रेड लेटर्स में जो बोल्ड आपको दिख रहे हैं, सो दैट मीन्स इट वाज अ इम्पोर्टेंट वन, आपको उसमें ध्यान से पढ़ना होगा. Okay, so the government encourages people to plant trees in various ways, such as celebrating Vana Mahotsavas in the beginning of the rainy season. Similarly, under the social forestry scheme of the government, rural people are encouraged to plant more trees for wood, fuel, fodder and timber. तो ये चिपको मूवमेंट का क्या था कि ट्रीज वगैरह पूरा ज्यादा मतलब कि उनको एंकरेज करते थे कि ट्रीज वगैरह पूरा प्लांट करना है, मतलब कि ज्यादा ट्रीज आपको रखना है, डालना है, पौधे उगाना है, ऐसे करके उनको बोलते हैं लाइक वुड, फ्यूल, फॉडर एंड टिम्बर के लिए. टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड सेवरल एरियाज एज रिजर्व फॉरेस्ट्स. ये डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़े एरियाज को उन्होंने खरीद लिया था और वो बोला कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ का फॉरेस्ट में कोई लकड़ी नहीं मार सकता, कोई जानवर को नहीं मार सकता, कोई मतलब कुछ नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये जगह गवर्नमेंट के अंडर में आएगी बोलकर वो रिजर्व फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने बना लिया था, ले लिया था, वो मतलब वो जगह खरीद लिया था. कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इन दीज फॉरेस्ट्स इज नॉट परमिटेड. दैट व्हाट आई एम सेइंग बिफोर अर्लियर. So they are known as a wildlife sanctuaries and national parks. तो उसी को ही हम अभी क्या बोल रहे हैं, wildlife sanctuaries बोल रहे हैं and as well as a national parks. Okay, so some of them are as follows. So उसमें से ये थोड़े और है, ये है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, सुंदरबंस टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, गिर नेशनल पार्क गुजरात, कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी केरला, चिलिका लेक बर्ड सैंक्चुरी ओडिशा. Okay, so these are all the wildlife sanctuaries and the national parks that are situated in our India. Okay,
So here, so this lesson was completed. So इसके जो भी answers आपके पास है वो आप अच्छे से पढ़ लेना. Okay beta, so next here the our water wells. So in this lesson the uses of water and its sources and why it becomes a shortage of water. So the different ways in which the water is provided for the people. So these are all the important points that we are going to learn in this chapter. So here the all plants and animals need water. There can be a no life without water. We need water to drink. We also need to water to bath, wash clothes and cook our food. Farmer needs water to grow crops. तो हमें सेम वैसे ही हमें मतलब कि पानी के लिए पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कुकिंग के लिए और फार्मर्स को क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ये सब के लिए हमें पानी बहुत ज़रूरी है. सो वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन for the plants and as well as animals and also for the human beings. That means all the living organisms which are present, which are live in our earth, so they need water. Okay. So what are the sources of water here? So about 3/4 of the earth surface is covered with water. So that we know that कि पूरा earth में हमें 3/4 पूरा earth हमें water से ही cover होता है. So it is present in the ocean, seas, rivers, lakes and ponds. तो ये पूरा oceans है, seas है, रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है. तो ये सारा सब कुछ हमें उससे ही हो रहा, मतलब कि उसकी वजह से ही हमें पूरा अर्थ में 3/4 पूरा वाटर से भरा हुआ है. ओके, सो देयर आर मेनी रिवर्स इन अवर कंट्री. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द अर्थ सरफेस एज ए ग्राउंड वाटर. तो हमें मतलब कि मेनी रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स है हमारे कंट्री में एंड अर्थ सरफेस के बिलो में, मतलब कि ग्राउंड वाटर में भी हमें पानी अवेलेबल होता है. Okay, so here the shortage of drinking water, but we still have the shortage of drinking water in our cities and villages. This is because of the following reasons. The water in seas and oceans is salty. So here, so we covered the earth as a 3/4 of the earth as a water, but still we have the shortage of water. But why? Because the seas and the ocean water is salty, because it cannot be used for drinking and as well as watering for crops also. So that is the reason our main source of water is rain. So however, it rains only 2 and 3 months in India. In fact, in several places it hardly rains at all. तो मतलब कि दूसरे जगह के places में तो बहुत कम बारिश होता है, but in India it will be the 2 and 3 months the rain. It hardly rains. Okay, so rivers are full of water during the monsoon months, so there are often floods during these months. So but most of the water supply simply flows into the sea. During the hot summer months many of our rivers dry up. So what happened when in summer season, so जो rivers है वगैरह जो flow होते हैं पानी, वो humidity की वजह से water evaporate होकर वो पूरा पानी भी dry हो जाता है बोलकर यहाँ पे बता रहा है. Okay, so here the providing water resources are unevenly distributed on the surface of the earth. Human access this water in different ways. People who live near rivers takes water from the river. Some people have to walk for miles to get a pot of the drinking water. Some draw it from wells and some pump out of the water from the well. So what happened here providing water? So जो surface के मतलब कि surface of the earth में जो पानी है वो पूरा हमें different way से हमें available होता है. Like rivers हो गया है, मतलब कि पानी river से लेना, या फिर हमें पॉट्स को लेकर पूरा बहुत सारा मतलब माइल्स तक हम वॉक करके हुए हमें पानी लेना, और या फिर हम वेल्स से हमें मतलब पानी निकालना, या पंप आउट करके हमें वेल्स का पानी निकालना. ये सारे बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है हमें वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं. Okay, so here the river water, in places where there are the rivers, the river water is clean and supplied as a drinking water. It is also used for irrigation. Okay, so now here the irrigation canal. Now, wells and the tube wells, in places where sufficient groundwater is available, wells are dug. तो जहाँ पे हमें ground water ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे हमें wells को dug करते हैं. So tube wells are the wells in which pumps are installed. The pumps ran out electricity or diesel. They are commonly used in ponds to provide water for irrigation. So hand pumps are worked by hand to draw water from the deep inside the earth. तो जहाँ पे जमीन के नीचे पानी जहाँ पे ज़्यादा मतलब कि available होता है तो वहाँ पे
वेल्स वगैरह पूरा मतलब कि डक करते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर मोटर रख के सक करके हम पानी बाहर को निकालते हैं, या फिर हम पानी को मतलब कि खींच के भी, आई मीन रोप से खींच के भी हम पानी को निकाल कर हम वो पानी को यूज कर सकते हैं बोलकर यहाँ पे आपको बता रहा है। सो व्हाट अबाउट द इरिगेशन कैनाल्स आर डक टू टेक वाटर फ्रॉम रिवर्स। So irrigation canals are dug to take water from rivers to regions where there is a shortage of water. You have read about the Indira Gandhi Canal in the Rajasthan. It takes water from the Satluj River to the northwest areas of Rajasthan. Okay, so Satluj River जो है वो राजस्थान में, वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था नॉर्थ वेस्ट एरियाज ऑफ राजस्थान के लिए, पानी वहाँ तक पहुँचाने के लिए. So it is an important one. Underline it. Okay, so here the dams are built on rivers to hold back the river in the reservoir behind the dam, so the reservoir fills up during the monsoon months. This control floods in the river. This water is used for irrigation during the time when there is a shortage of water. जो डैम्स वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं पानी को हम स्टोर करने के लिए. जो रेन वाटर आता है, जो हमारा रिवर से हमें रेन वाटर जो मिलता है, वो पानी को हम रिजर्वायर में स्टोर करने के लिए हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. और साथ में साथ जब हम फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्शन करते हैं, और साथ में साथ इरिगेशन में भी अगर पानी मतलब कि क्रॉप इरिगेशन में भी अगर हमें पानी कम पड़ता है तो हम डैम्स में से पानी शॉर्टेज होता है तो हम उसमें से ले सकते हैं. सो इसके लिए डैम्स होना बहुत जरूरी है. Okay, so the forces of the water as it flows down from the reservoir is used to generate electricity. Electricity generated from the force of water is called a hydroelectricity. So it is an important one, underline it. Okay, so electricity generated from the force of water is called a hydroelectricity. Since dams are useful in so many different ways, they are called multi-purpose projects. Okay, so उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? Multi-purpose projects. Some major dams in our country are as follows. Bhakra Nangal Dam built over the Satluj River in Punjab. Bhakra Nangal Dam. Okay, so उसके बाद आया नागार्जुन सागर डैम over the Krishna River in Telangana and Andhra Pradesh, and Farakha Barrage over the Ganga River in West Bengal. Okay, so Hirakund Dam over the Mahanandi River in Odisha. So ये सारे आपको मतलब कि ये डैम से ये सारे आपको रिजर्वायर्स मतलब पानी स्टोर करने का एक एक जगह का एक एक डैम का नाम है. ओके, सो however the big dams are being discouraged all over the world now. Environmentalist claims that they cause environmental problems. They displace a large number of the people living in the reservoir area of the dam. They also destroy animal and the plant life in the area. So some scientists feel that large reservoirs can cause earthquakes in some areas. So tanks and ponds in place where it's difficult to dig well, people often use the tanks and ponds to collect rainwater, and the rainwater harvesting is a good method of saving rainwater from flowing away. So rainwater falling on the roofs of the buildings and the ground is allowed to flow into deep hole dug in the ground. It does add to the groundwater. Clean water that we can get through our taps is precious, so we should not waste it. तो हमें रेन वाटर भी जो भी है हमारे रूफ से जब आता है वो भी हम अंडरग्राउंड में मतलब कि हम वो अंडरग्राउंड में पूरा उसको बड़ा सा होल डग करके हम उसमें पानी को वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं ताकि हम वो बाद में यूज कर सके. Okay, so here in the next lesson our mineral wealth things. So in this lesson you will learn about the minerals and the mining, so metals and non-metals and the distribution of India and the need to conserve our mineral wealth. Things around you, you made up of different types of materials. We get many of these materials from rocks. Rocks are made up of different types of minerals. So rocks जो है different types of minerals से हमें बनते हैं. Minerals are naturally occurring substances such as iron ore, coal, petroleum that are obtained by mining and as well as by drilling process. So digging out minerals from the surface of the earth is called a mining. जो हम खोद के निकालते हैं minerals को dig करके हुए निकालते हैं उसको हम बोलते हैं mining. The holes dug in the earth to take out of minerals are called mines. So उसको बोलते हैं हम mines. So some mines are very deep. थोड़े mines हमें deep होते हैं, थोड़े mines हमें surface में ही निकल जाता है. Okay, so the materials we got from the rocks are of two types, metals and the non-metals. Things such as the cooking utensils, pens, nails, bodies of cars, aeroplanes and made up of a hard shining materials, they are called metals. तो उसको हम बोलते हैं metals. And the iron, copper, gold and aluminium are metals. Metals from which metals are obtained are called ores. Things such as the petrol, coal, mica, limestone are not hard shiny like metals. They are called non-metals. तो उसको हम बोलते हैं non-metals. तो इसमें हम metals और non-metals और पूरे यहाँ पे crude oil,
एल्यूमिनियम, ये सारा सब कुछ हमें डिफरेंशिएट किया हुआ है। और ये यहाँ पे कहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज में मिलता है वो सब कुछ ये इधर है, ये आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। ओके, सो आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल, इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, machines, tools, bridges, buildings, railway engines and coaches and many other things. So in India, iron ore is found in the large quantities in Bihar, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Goa, Karnataka and Andhra Pradesh. Okay, so same like as here in the copper, so it makes the tools to make tools and utensils, and it is mainly used for the electrical industry to flow easily current through copper, and the electric wires in homes are made up of a copper, and it makes two utensils and pipes. And in India, copper is found in mainly in the Rajasthan and as well as in Jharkhand. So aluminum, it is a light metal which is heavy and rust which exposed in air, and it is makes to bodies of aircrafts and cars. So aircrafts को और cars को बनाने के लिए हम ये aluminum metal use करते हैं. Is found in the many states in India. Gold is used to make ornaments. It is found in the Kolar in Karnataka. Manganese, silver, zinc, nickel and some of the metals found in India. Okay, so here the non-metal coal is formed by the remains of the plants that died millions of years ago. Coal is classified into a non-renewable energy sources, but it takes millions of years to form. So it is an important fuel and provides us with energy. It is used to generate electricity, to run factories, etc., etc., and it is mainly found in the Jharkhand, Madhya Pradesh, Telangana, Chhattisgarh and the West Bengal. And here the crude oil, it is found in the important source of energy, and we get fuels from the petrol, diesel, kerosene, cooking gas from petroleum, and we also get a number of other things from petroleum such as the lubricants, plastics and as well as here cosmetics. Okay, so in India there is a petroleum refineries in Mumbai, Cochin, Mathura, Baruni and Haldia. So here the two new refineries have come over the Wadi and Jamnagar in Gujarat. Mica and limestone are the rock salts and some other non-metal minerals found in India. So here the conservation of our mineral wealth. So the mineral resources of India, of earth are limited. So we are using these resources too fast. If we continue to do so, so the petroleum deposits in the world will finish in the less than 100 years. So coal deposits will probably last us for about 250 years. So इसके लिए हमें जो पेट्रोल डिपॉजिट जो वर्ल्ड में जल्दी से फिनिश हो जाता है, तो इसके लिए वो यूसेज हमें कम करना होगा बोलकर यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज आर गॉन फॉर एवर वंस यूज्ड और नोन एज एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते. सो वो है हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, कोल वगैरह. सो इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज are like the solar, wind, water, air and sun के जो एनर्जी, सोलर एनर्जी, सो ये सारे पूरा इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब कि ये हर दिन हमें मिलते ही हैं. एग्जॉस्टेबल के क्या क्या आते हैं आपके एग्जांपल्स, तो वो है कोल है, आपका पेट्रोलियम है, ये सारे हमें एग्जॉस्टेबल के नीचे आते हैं. ओके, सो आपको जब भी एग्जाम होता है बेटा, तो ये वर्ड्स टू रिमेंबर एंड आई नो ये भी दोनों भी आपको याद रखना होगा अच्छे से. ओके, सो नाउ हियर so agriculture and industries का जो है, and you have seen that here the agriculture in India are the major crops are grown, cottage and small scale and the large scale industries, the important large scale industries of India. so ये हमारा, ये मैंने ही आपको ये करवा दिया है मिलेट्स का, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आपको. and the 15th chapter, yes, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो नाउअडेज देयर आर, आपको मतलब कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो मेन क्या होते हैं, जो रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड द रेलवेज होता है. ओके, मतलब आई मीन जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ऐसे नेशनल हाईवेज होते हैं एंड द अदर हाईवेज कनेक्ट स्मॉलर सिटीज, टाउन्स एंड इवन विलेजेस. तो उसको हम कच्चा रोड, जो डर्ट ट्रैक में मतलब कि जो मिट्टी से बना होता है, हम उसको बोलते हैं कच्चा रोड. सो सेम लाइक एज एन हाउसेस, एंड द पक्का हाउस इज मेड ऑफ ए ग्रेवल, सो दैट मीन्स अ स्टोन. सो here the Golden Quadrilateral is the largest express highway project launched in India. It links Delhi, Mumbai, Kolkata and the Chennai. So ये Golden Quadrilateral जो है longest largest express highway है. Okay, so and the same here in the railways, and the railway line was built in the 1853 between the Mumbai to Thane. Okay, so it connects almost all cities and the towns. Today's trains carries millions of people and millions of tons of goods every day throughout the country. So trains are cheaper, more comfortable and faster than the road transport. Okay, so some super fast trains as the Rajdhani Express and the Shatabdi Express travel over 100 kilometers an hour.
Okay, so here the metro rail in Delhi moves partly on underground tracks and partly on the elevated ones. जो metro trail जो है थोड़े मतलब कि underground में भी मतलब कि metros जा सकते हैं, थोड़े मतलब कि elevated ones में मतलब कि ब्रिज के ऊपर से भी हमें मतलब कि इस तरीके से भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बोलकर यहाँ पे हमें बता रहा है. Okay, so the elevated portion of the metro Delhi metro is looks like this. So you can see here in the picture. Okay, so coming to airways. Coming to airways, so aeroplanes are the fastest means of transport and also the most expensive one. The journey by air from the New Delhi to Chennai takes only the 2.5 hours. It takes the 36 hours by train. अगर वही हम ट्रेन में चलते हैं तो it takes around the 36 hours. अगर वही हम मतलब कि फ्लाइट्स में जाते हैं जाएंगे तो वो हमें only 2.5 hours में हम वहां तक हमें पहुंच जा सकते हैं. So see how much fast the air transport it was and same as well as it's costlier also. Okay, so यहाँ पे जो Airbus A380 जो है ये भी important one है. Double deck aircraft normally carries a 525 passengers. And it has a fitted with the 4 powerful engines. So important है, आप अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम के लिए. Okay, so aeroplanes can fly over the any territory over high mountains, vast deserts, and use it to transport mail, perishable food items such as the fresh fruits and vegetables, and other goods quickly to far off places. तो सेम वैसे ही हमें मतलब जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए हम वो डेजर्टेड भी एरिया भी हो, वाटर भी हो, कहीं पे भी हो वो फ्लाई हो सकता है बोलकर यहाँ पे बता रहा है. Okay, so here the जो फेमिन ऑन विच देर इज अ वॉर, तो हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं वॉर्स में, एर्थक्वेक्स में, नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि फ्लड्स आ गए, एर्थक्वेक्स आ गए, तो वॉर होता है तब हेलीकॉप्टर्स यूज करके वहां तक जो फूड को, ट्रांसपोर्ट्स को, मेडिसिन को, ऐसे सारे आइटम्स को वहां तक पहुंचाने के लिए वी कैन यूज अ हेलीकॉप्टर. ओके, सो इन एयर इंडिया बिटवीन द नेशनल एयर कैरियर एंड ऑपरेट्स बिटवीन द इंडियन एंड द अदर कंट्रीज. इट ऑल्सो कनेक्ट्स प्लेसेस विद इन द कंट्री. Now with the private airline starting operations, the passengers fares have calmed down substantially and more and people have started traveling by air. तो जैसे हमें इंडिया में प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेशन होना चालू हो गए हैं, तब उसके जो पैसेंजर का जो रेट्स भी है वो भी हमें कम होता आ रहा है. तो इसके लिए ही अभी बहुत सारे लोगों ने अभी मतलब कि एयर ट्रैवल करना चालू कर रहे थे. ओके, क्योंकि पहले तो बहुत कॉस्टली होता था लेकिन अभी वो भी चीपर हो गया है, तो इसके लिए वी कैन ऑल्सो ट्रैवल इन एयर. ओके, सो हियर द लार्ज शिप्स टेकन पीपल एंड द गुड्स टू वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट फ्रॉम बाय सी. सो मुंबई इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. यू हैव read about the other ports on the east and west coast of India. So water transport is the cheapest means of transport and it is also very convenient for the bulky goods such as coal, iron ore, timber oil etc. जो water transport है बहुत cheap है compared with the road and compared with the road and the air transports. तो ये चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है और गुड्स को बल्क मतलब कि बहुत सारे गुड्स को इकट्ठा एक साथ लेकर जाने के लिए इट्स अ वेरी इजी एंड द कन्वीनियंट वे टू यूज द वाटर ट्रांसपोर्ट. ओके, so here the large quantities of goods are exposed to the other countries. Okay, so here so that's it. आपको I know now what's to remember and the exercises ये जो 5 lessons में आपको पढ़ना है and आपको क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ लेना, शायद उसमें से भी बिट्स आ सकते हैं. Okay, so and I wish you very all the best for your exams. Thanks बेटा.